नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मिशन बंगाल पर कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियों की समीक्षा के साथ ही आज करेंगे प्रेस वार्ता। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की सुनवाई के दौरान टीएमसी का बवाल। मकराहाट में चुनाव पर्यवेक्षक का किया घेराव। चुनाव और धनेखाली में टीएमसी विधायकों ने रुकवाई सुनवाई। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में हुआ निधन। पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा भारत बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। भारत के स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स विकास में आज जुड़ा एक नया अध्याय। ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन में स्वदेशी शक्तिशाली इंजन और उन्नत सुविधाएं शामिल। और महिला क्रिकेट में आज इतिहास रच सकती है भारतीय टीम। श्रीलंका के खिलाफ आज 5वें और अंतिम टी20 में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। कल देर शाम कोलकाता पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अमित शाह की इस यात्रा को अगले साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है। अमित शाह आज कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे अब से कुछ देर बाद, और इसके साथ ही आज प्रदेश कोर कमेटी की बैठक भी बुलाई गई है। इसमें अमित शाह विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की संगठनात्मक तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। अमित शाह बुधवार को साइंस सिटी ऑडिटोरियम में पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक को भी संबोधित करेंगे। और अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे को भाजपा नेता दिलीप घोष ने काफी महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि जब भी बंगाल में कुछ हुआ, गृह मंत्री यहां आए हैं और यहां के लोगों की हिम्मत उन्होंने बढ़ाई है। अब जब चुनाव होने वाला है तो अमित शाह यहां आकर सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। बंगाल चुनाव इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। अभी की जो यहाँ की मूड है लोगों की, परिवर्तन के लिए तैयार है लोग, तो इस मौका का फायदा उठाना बीजेपी को जरूरी है। और माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ बंगाल में जहाँ खड़ा है, पूरा उनका इसमें जस है। उनके हाथ पकड़ करके हम लोगों ने पार्टी को खड़ा किया है उनके नेतृत्व में, और हमेशा उनका बंगाल के साथ संपर्क रहा है। जब भी कुछ हुआ वो आए, नेतृत्व किया, लोगों को हिम्मत बढ़ाया। और आज भी जब चुनाव शुरू हुआ है, खुद अमित शाह ने आकर के कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अमित शाह जो कि पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन को लेकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच टकराव अब हिंसक विरोध और प्रशासनिक गतिरोध में बदल गया है। तृणमूल विधायकों ने डायमंड हार्बर के मगराहाट में चुनाव पर्यवेक्षक सी मुर्गन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। चुनचुड़ा और धनेखाली में भी विधायकों ने जबरन अधिकारियों के कक्ष में घुसकर सुनवाई को रुकवाया, जिससे सामान्य मतदाता प्रक्रिया बाधित हुई। तृणमूल बीएलए की मांग को लेकर अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं, जिसे आयोग ने नियमों के खिलाफ बताया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आयोग को चेतावनी देकर मामले को और गरमा दिया है। वहीं दक्षिण 24 परगना की अगर बात की जाए तो मकराहाट में स्थिति तब बेकाबू हो गई जब विशेष पर्यवेक्षक और आईएएस अधिकारी सी मुर्गन निरीक्षण के लिए यहां पहुंचे थे। उनकी गाड़ी पर प्रदर्शनकारियों ने हिंसक हमला किया और दरवाजे का लॉक तक तोड़ दिया। इसे आयोग की निगरानी प्रक्रिया को बाधित करने और अधिकारी को डराने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि मुर्गन ने स्पष्ट किया कि वे आयोग के सिपाही हैं और धमकियों से पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव आयोग ने इस सुरक्षा चूक पर तत्काल विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। और वहीं तनाव का दूसरा केंद्र हुगली का चिंसोरा रहा। आयोग ने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बूथ लेवल एजेंट्स को संशोधन प्रक्रिया से बाहर कर दिया था। इस फैसले से नाराज स्थानीय विधायक आसिफ मजुमदार ने दादागिरी दिखाते हुए एसआईआर की सुनवाई रुकवा दी और ब्लॉक ऑफिस के गेट पर ताला जड़ दिया।
बाद में जिलाधिकारी के हस्तक्षेप और आयोग की सख्ती के बाद ही ताला खुला और सुनवाई दोबारा शुरू हो सकी। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी तीखे तेवर अपनाती हुई नजर आईं। उन्होंने केंद्रीय एजेंसी और आयोग के कथित दबाव के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, अगर हम काट नहीं सकते तो फुफकार जरूर मार सकते हैं। तो लगातार पश्चिम बंगाल में क्या किस तरह की स्थिति बनी हुई है वो आपने जाना। और वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सरगर्मी लगातार तेज है। इसी बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ममता बनर्जी के आतंकपूर्ण शासन का ये एक और शर्मनाक अध्याय है। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक श्री सी मुरुगन पर दक्षिण 24 परगना के मगराहाट में अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करते समय टीएमसी के गुंडों की भीड़ ने खुलेआम हमला किया और बदसलूकी की। ये सिर्फ एक अधिकारी पर हमला नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र, हमारे संविधान और हर उस मतदाता पर सीधा हमला है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का सपना देखता है। ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल एक जंगल बन चुका है, जहां संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों को शिकार की तरह निशाना बनाया जा रहा है। यह एक पूर्व नियोजित हमला था जिसे टीएमसी के स्थानीय नेताओं, जिसे जिला परिषद सदस्य मुजीबर ने भीड़ जुटाकर अंजाम दिया। यही वही मगराहाट है जहां वर्ष 2020 में भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी के काफिले पर भी हमला हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं माननीय चुनाव से श्री गणेश कुमार से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, यदि आप अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों को सुरक्षा देने में असमर्थ हैं तो कार्यालय में बैठने के बजाय मैदान में जाकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, उन पर हमला हो रहा है, तो फिर आप पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएंगे जहां टीएमसी के कट्टर तत्व खुलेआम घूम रहे हैं। तो लगातार टीएमसी पर निशाना साधते यह नजर आए और किस तरीके से अगर जो पारदर्शिता की बात की जाती है, आखिर उस पर क्यों निशाना बनाया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में आस्था बनाम पीसमेंट की खुली लड़ाई भी चल रही है। जिस दुर्गा आंगन के जरिए ममता बनर्जी हिंदुओं से दूरी मिटाने निकली थी, वही दुर्गा आंगन आज उनकी दोहरी राजनीति का पोस्टर बॉय भी बन चुका है। काम शुरू कराया गया, फोटो खिंचाई गई और फिर एक यू टर्न मारकर सब रोक दिया गया। और सवाल ऐसे में सीधा है, क्या दुर्गा आंगन सिर्फ कैमरे के लिए था और क्या असली फैसला कहीं और से लिया गया? देखिए हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता की ये खास रिपोर्ट। 21 जुलाई ममता बनर्जी मंच से ऐलान करती हैं, यहीं बनेगा दुर्गा आंगन। अगस्त में कैबिनेट की मंजूरी मिलती है। रामकृष्ण मिशन ऑफिस के पास जमीन पर काम युद्ध स्तर पर शुरू हो जाता है, लेकिन अचानक ब्रेक लग जाता है। जहां शिलान्यास होना था वहां मंच उखाड़ा जा रहा है। मशीनें हट चुकी हैं, मजदूर गायब हैं और सरकार मौन साधे बैठी है। यहाँ शिलान्यास होने वाला था, जो नहीं हो रहा है, वो कहीं और शिफ्ट हो गया। क्यों नहीं हो रहा है? नो आइडिया। सबसे बड़ा सवाल, फैसला बदला क्यों गया? स्थानीय लोगों के मुताबिक साल 2000 में हिडको ने इस जमीन को अधिसूचित कर अधिग्रहित किया था, लेकिन उस वक्त इस जमीन के बड़े हिस्से पर बाबर अली और सोहर अली जैसे मुस्लिम परिवारों की मालिकाना हिस्सेदारी थी। स्थानीय निवासी सनत सरदार डीडी न्यूज को दिखाते हैं कौन सा हिस्सा पहले किसके कब्जे में था। मैं सरकार যা করছে, কারণ সরকার তো আমাদের জমি সম্পত্তি নিয়ে নিয়েছে। সরকার যেটা খুশি, আমরা তো সম্পত্তি নিয়েছে, 10 বিঘা সম্পত্তি আমার নিয়ে নিয়েছে। আমার ব্যক্তিগত 10 বিঘা সম্পত্তি নিয়ে নিয়েছে, যেটা হচ্ছে যে আপনার ওই ফার্স্ট রাউন্ডে বলছি যে ওই বিশ্ব বাংলার যে কম্পাস রুম জুনো হয়েছে, ওখানে আমার সম্পত্তি ছিল। अब विपक्ष ने सीधे आरोप ठोक दिए हैं। शुभेंदु अधिकारी का कहना है मुस्लिम वोट बैंक नाराज न हो जाए, इस डर से सरकार ने लोकेशन बदल दी। उनका आरोप है कि ममता सरकार के लिए दुर्गा आस्था से ज्यादा अहम है अपीजमेंट। ওয়েস্টার্ন হোটেলের সামনে স্বাস্থ্য ভবনের জায়গায় করতে গেছিল, 4 কোটি টাকা খরচও করে ফেলেছে। ওখানে মুসলমানরা আপত্তি করেছে, যেটা আমাদের জায়গা, দুর্গাঙ্গন করা যাবে না। এখন মুখ্যমন্ত্রী তো মুসলমানরা আপত্তি করলে তাকে পিছাতেই হবে। পিছিয়ে গেছেন, শিল্প করার জায়গায় গেছেন, নিউ টাউনে বাস স্ট্যান্ডের কাছে। তার কোনো টেন্ডার হয়নি, তার কোনো ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু নেই, কিন্তু কালকে তিনি পুরুলিয়া না বাঁকুড়া যাওয়ার সময় লাঠি ফাটিয়ে দিয়ে চলে যাবেন।
আর কেউ তো ফাটাবেন না, ফাটাতে জানেন না, দীঘাতে ফাটাতে পারেননি, ওখানে যাও একটা কিছু করে যাবেন। आरोपों से घिरी ममता बनर्जी एक बार फिर वही पुराना बचाव करती हैं। मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, लेकिन सवाल यह है अगर धर्म बराबर है तो फिर दुर्गा आंगन का काम रोका क्यों गया, लोकेशन बदली क्यों गई और जवाब देने से सरकार क्यों बच रही है। যে ধর্মের ব্যাপারই হোক না কেন, সে হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, শিখ হোক, জৈন হোক, পারসিক হোক, হ্যাঁ আমাকে অনেকে বলে আমি অ্যাপিজমেন্ট করি, আমি অ্যাপিজমেন্ট করি না, আমি সেকুলার সঠিক। रुक करते हैं कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और खासतौर से काफ़ी महत्वपूर्ण जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मानी जा रही है। अब से पहले भी हमने देखा था किस तरीके से लगातार जो महत्वपूर्ण जानकारी है सरकार द्वारा जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं उसका योजना बदल दी गई। मनरेगा में कई गंभीर खामियां थी। मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी। मजदूरों के बजाय मशीनों से काम, कॉन्ट्रैक्टर से काम, ओवर एस्टिमेट बनाना, काम का वैल्यूएशन ठीक नहीं होना, एक ही काम को बार बार कर देना, कई तरह की चीजें ऐसी आती थी जिन पर लगभग 1 साल से विचार चल रहा था। अंततः फैसला ये हुआ कि अब इस स्वरूप में योजना का चलाना ना तो विकास के लिए कारगर सिद्ध हो रहा है, न मजदूरों के लिए उपयोगी, और इसलिए विकसित भारत जी राम जी अभी संसद में इस बिल को लाके पारित करके कानून बना है, एक्ट बना है। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं आपके माध्यम से, इसमें मजदूर को रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ा के 125 दिन की गई है। और ये केवल ऐसे ही नहीं की गई कि कह दिया, ये आगामी वित्तीय वर्ष में जो प्रस्तावित बजट प्रावधान है वो भी 1,51,282 करोड़ रुपया किया गया है। पिछले साल 88,000 करोड़ था केवल। जब 100 से 125 दिन मजदूरी करनी है तो उसके लिए वित्तीय प्रावधान आवश्यक है, वो किए जा रहे हैं। केंद्र का अपना हिस्सा बढ़ के भी अकेले 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। और ये तो पहला साल है, आवश्यकता के अनुसार ये बढ़ेगा भी। लेकिन ये देखा गया था कि मनरेगा के कारण मनरेगा में इतनी विशाल धनराशि खर्च करने के बावजूद भी उस धनराशि का उपयोग गांव के सुनियोजित विकास में नहीं हो रहा था। विकसित भारत ये संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, देश का ही संकल्प है ये, और उसके लिए जरूरी विकसित गांव के बिना विकसित भारत बन नहीं सकता। और इसलिए विकसित भारत जी राम जी योजना को विकास से जोड़ने का काम भी हुआ। ग्राम पंचायत गांव के समन्वित विकास का प्लान तैयार करेगी और ग्राम पंचायत और ग्राम सभा जो काम तय करेगी, जो गांव के विकास के लिए आवश्यक है, वही काम इस योजना के अंतर्गत किए जा सकेंगे। और इसमें 4 तरह के प्रमुख काम, जल संरक्षण के काम, गांव का इंफ्रा, स्कूल, सड़क, पुल, पुलिया, अस्पताल, आंगनबाड़ी का भवन, आजीविका मूलक काम, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप को वर्किंग सेट चाहिए, कोई प्रशिक्षण का स्थान चाहिए, एफपीओज को या पैक्स को कोई अलग संरचना चाहिए काम के लिए,
तो वो भी निर्माण किया जा सकता है। और चौथा, आपदा प्रबंधन के लिए अगर किसी काम की जरूरत है, ड्रेनेज का सिस्टम हो, रिटेनिंग बाल हो, उस तरह की संरचनाएं भी तैयार की जा सकती है। लेकिन ये सब करेगी गांव की ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। अब पहले साल ही 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान होगा, तो आप अंदाज लगाइए 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च होगा। अगर ये ढंग से गांव के विकास में खर्च हो जाए तो मजदूर को मजदूरी मिलेगी और गांव का स्वरूप बदल जाएगा। एक और विशेष प्रावधान इसमें यह किया कि कई बार कुछ पंचायतों में काम बहुत हो जाते हैं, वो विकसित है, और कई पंचायतें जो दूर दराज के क्षेत्रों की है, वहां अपेक्षाकृत कम विकास के काम हुए। तो विकास के काम और रोजगार के अवसरों की आवश्यकता के हिसाब से ABC 3 ग्रेडिंग पंचायतों का होगा। मतलब जहां सबसे ज्यादा काम की जरूरत है वो, एवरेज काम की जरूरत है वो, और जहां काम की जरूरत बहुत कम है वो। और उन पंचायतों को राज्य ही ग्रेडिंग करेगा और आवश्यकता के हिसाब से ज्यादा धनराशि आवंटित कर सकेगा जहां ज्यादा जरूरत है काम की। अभी बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान तो था, लेकिन आधा अधूरा अधकचरा था, उसको पुख्ता करने की कोशिश की गई है। और कई बार मजदूरी में देर होती थी तो विलंबित मजदूरी के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं होता था, उसका प्रावधान भी इसमें किया गया है। और एक बात और कि कई बार जो काम में लगने वाला स्टाफ था, रोजगार सहायक, मैट या टेक्निकल स्टाफ, उसकी तनख्वाह नहीं मिलती थी। 2-2, 3-3, 4-4 महीने शिकायतें आती थी हमको। और इसलिए इसमें प्रशासनिक व्यय को 6% से बढ़ा के 9% किया है। अगर 1,51,282 करोड़ में से 9% आप देखें तो 13,000 करोड़ से ज्यादा होता है। इससे जो इस योजना के काम में लगा हुआ स्टाफ है उसको समय से सैलरी का भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। लेकिन इसमें कई तरह की गड़बड़ों की शिकायतें आती थी। मैं पंजाब भी गया था तो पंजाब के मजदूरों ने शिकायत की कि उनको तो मजदूरी मिलती नहीं, ठेकेदारी काम कर रहे हैं। कई बार सड़क की सफाई और नहर की सफाई के नाम पर पैसा निकाल लिया जाता है। तो इसको टेक्नोलॉजी से जोड़ के यह कोशिश की गई कि इसमें पारदर्शिता रहे, इसलिए PM गति शक्ति से भी इसको जोड़ा गया, ताकि अगर पहले से कहीं कोई काम है तो वो दिख जाए, एक काम बार बार ना हो। कई बार सड़क का निर्माण शुरू होता था और बाद में पता चलता था फॉरेस्ट ने काम रोक दिया क्योंकि आगे फॉरेस्ट की जमीन है, ऐसी कोई चीज ना आए। और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भुगतान से लेकर काम के मूल्यांकन तक में पारदर्शिता रहे, इसका प्रबंध किया गया। और एक विशेष बात इसमें यह की गई कि जब खेती के पीक का काम होगा, कटाई का और बुआई का, उस समय राज्य सरकार ये तय कर सकेगी कि इस समय कृषि में श्रम की आवश्यकता है, इसलिए अधिकतम 365 दिन में से 60 दिन अलग अलग हिस्सों में भी वो बुआई और कटाई के समय इस योजना के अंतर्गत काम को स्थगित कर सकेगी। एक स्वयंपूर्ण योजना है। संसद में मैंने दोनों सदनों में इस पे 8 लोकसभा में 8 घंटे से ज्यादा बहस हुई। मैं 1:30 बजे रात तक बैठ के एक सांसद के सुझाव को या उन्होंने जो कहा उसको नोट करता रहा। लेकिन प्रतिपक्ष कि हमारे मित्र चाहे कांग्रेस हो या बाकी प्रतिपक्षी पार्टियां, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आप सबको सुन रहा हूं, मेरा जवाब जरूर सुनना। लेकिन उन्होंने जवाब सुना नहीं, केवल हो हल्ला मचाया। कोशिश की गई कि मैं अपनी बात ना कह सकूं, संसद की मर्यादाओं की धज्जी उड़ाई गई।
लेकिन फिर भी मैंने दृढ़ता के साथ अपनी बात रखी। सच यह है कि यह योजना मजदूर के लिए भी बहुत उपयोगी है, विकास के लिए वरदान सिद्ध होगी, गांव के विकास के लिए, और उसके साथ साथ इसमें कृषि को भी ध्यान में रखा गया है। लेकिन आज आश्चर्य, पंजाब में विधानसभा का एक दिन का सत्र हो रहा है और उसमें एजेंडे भी ये शामिल है कि संसद द्वारा पारित इस कानून के खिलाफ बात की जाएगी। कोई प्रस्ताव पारित करने की बात है। अब संसद में अगर कोई कानून बना है, विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करना, यह हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे की मूल भावना के और स्पिरिट के खिलाफ। या राज्य की विधानसभा कोई अधिनियम बनाए, तो जिला पंचायत और जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत उसका प्रस्ताव पारित करके विरोध करिए, उचित होगा। संसद द्वारा पारित कानून उसको मानने के लिए सारे राज्य हो, केंद्र हो, उनकी प्रतिबद्धता रहती है। ये पंजाब सरकार या पंजाब विधानसभा में जो बाकी दल कर रहे हैं, ये अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, ये अंध विरोध है। हमें तो केवल विरोध करना है, इसके लिए विरोध करेंगे। आप चर्चा में जवाब ना सुनो और प्रतिपक्ष इतना जिम्मेदार हो जाए, विशेषकर कांग्रेस, कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर नेता प्रतिपक्षी लोकसभा से गायब रहे, संसद से गायब रहे। जब संसद में चर्चा होगी गायब रहेंगे, चर्चा का उत्तर सुनेंगे नहीं, दादागिरी करेंगे और फिर बाहर जाके ऐसा माहौल बनाएंगे कि 20 साल की योजना एक साल में, एक रात में ध्वस्त कर दी। क्या कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना की जगह दूसरी योजना लेके नहीं आई? एक नहीं, अनेकों बार योजना बदली गई है रोजगार की। और पंजाब में तो इतने करप्शन के मामले हैं। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, ये पंजाब में सोशल ऑडिट 13,304 ग्राम पंचायतों में से केवल 5,915 में हुआ। लगभग वित्तीय गबन के 10,653 मामले सामने आए। रिपोर्ट में 10,653 मामले, उनमें कार्रवाई नहीं की गई। सड़क की सफाई और नहरों की सफाई के नाम पर पैसा निकाल लिया गया, ओवर एस्टिमेट बनाए गए। फिर केंद्रीय टीम ने जांच की और वसूली की अनुशंसा की कि इतनी राशि का गबन हुआ है, उसकी वसूली भी नहीं की। जिनने ये भ्रष्टाचार किया, दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई अपात्र गतिविधियां जो मनरेगा में अलाउड ही नहीं थी, झाड़ी सफाई, मिट्टी भराव, नहर निर्माण, कुछ तो भी कर दिया। अनियमित व्यय किया है। मजदूर वहां शिकायत कर रहे हैं कि हमें तो मजदूरी मिलती नहीं है। अब भ्रष्टाचार दूर करने के लिए काम नहीं करते, अगर पकड़ा जाता तो कार्रवाई नहीं करते, और संसद में प्रस्ताव पारित करने की बात, विधानसभा में कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की बात करते हैं। ये अलोकतांत्रिक है,
हम इसकी घोर इस सोच की मैं निंदा करता हूं। योजना को लेके सरकार सारी स्थितियां स्पष्ट कर रही है। ये बहुत उपयोगी योजना है। प्रधानमंत्री जी को मैं इस कानून और योजना के लिए बधाई देता हूं और विपक्षी दलों के मित्रों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि अंध विरोध करने के बजाय इस योजना का उपयोग राज्य के मजदूरों के हित में करें, गांव के विकास के लिए करें। इस योजना को ढंग से जमीन पर उतारकर अपने राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के विकास, मजदूर और किसान कल्याण के काम में वो जुटे। सर, क्या बात सही है राहुल जी जो कह रहे हैं कि आपसे सलाह लिए बिना इस योजना का नाम बदल दिया गया, विभागीय मंत्री और कैबिनेट में बदल दिया? अब यह अजब गजब बात है। पता नहीं कौन से कल्पना लोक में रहते हैं। देश में तो रहते ही नहीं है वो। ये कभी संभव होता है कि मंत्री और कैबिनेट के बिना? मुझे लगता है जो मन में आए कुछ भी कहो, कहना भरे, वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कांग्रेस पूछ रही है कि क्या केंद्रीय कृषि विभाग गुड़ के बीज तैयार कर रहा है? कांग्रेस पूछ रही है सर। और इस पे आजकल वायरल भी काफी रील्स भी, एक वीडियो आपका भी चल रहा है कि उनको पता ही नहीं है कि गुड़ की खेती इसलिए कह रहे हैं। ये तो एक जमाना था जब एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी हों या हमारे राहुल बाबा हों, उनने इस तरह की कई टिप्पणियां की थी, तो मैंने तो उनके बारे में कहा था। दिग्विजय सिंह का आरएसएस प्रेम बार-बार सामने आ रहा है। ये योजना केंद्र सरकार की है। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार होता है, चलिए जो उस पर कार्रवाई कर रहा है राज्यों की जिम्मेदारी होती है। अब जो विपक्षी जो राज्य है वहां पर कैसे आप रोकेंगे, और जो भाजपा के जो राज्य है वहां पर कैसे रोकेंगे? देखिए, जहां भी शिकायत मिलती है केंद्रीय टीम जाती है, जांच करती है और राज्य सरकार को बताती है कि ये गड़बड़ है। वही वो राज्य सरकारें आपने अभी कार्रवाई नहीं कर, इसलिए तो अब कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़े, योजना ही ऐसी बना दो कि जिसमें गड़बड़ ना हो सके। मध्य प्रदेश में कितनी शिकायतें आई वित्तीय अनियमितताओं की और कितनी कार्रवाई इसके बारे में? अब मध्य प्रदेश की मैं देख के आपको बता दूंगा, एकदम अभी टिप्स पे थोड़ी रखी है। लेकिन पूरे देश में कई जगह से इस तरह की शिकायतें आई। राज्य सरकार को भी कहा गया कि वो जांच करके कार्रवाई करे और केंद्र सरकार की टीम ने भी अनुशंसा की कि यहाँ कार्रवाई की जानी चाहिए अलग अलग राज्यों में। सर, केंद्र मंत्रालय ने केंद्र मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को 12 नवंबर को पत्र लिख के कहा था कि आपको आईएसआई से खतरा है, लेकिन उसके बावजूद 1 महीने तक किसी तरह से सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई। 1 महीने बाद आपकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई। क्या कुछ मेरा ध्यान अपनी तरफ नहीं रहता, अपना तो एक ही काम है, अपनी जनता की सेवा। जो दिया गया काम है उसको ठीक ढंग से पूरा करना। जो काम मेरा है ही नहीं, मैं उसकी चिंता क्यों करूं? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब मंदिरों के आधारशिला रख रही है और कह रही है कि मैं तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती, धर्मनिरपेक्ष। जब चुनाव याद आता है तब मंदिर याद आते हैं। मैं ये मानता हूं कि मंदिर हो या बाकी धार्मिक गतिविधियां, ये आस्था के विषय होते हैं। जब इन सब धार्मिक संस्थाओं पर हमले होते हैं तब ये लोग चुप रहते हैं। चुनाव आते ही कई लोग त्रिपुंड लगाने लगते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ याद आता है। मैं समझता हूं कि जनता इस सच को जानती है। सर, अमित शाह जी ग्वालियर आए थे,
पर उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के समय मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था। शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू से बाहर निकाला। पर जो मोहन यादव जी हैं वो शिवराज जी से ज्यादा ऊर्जा से मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बना रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं, मुझसे कई गुना ज्यादा ऊर्जा है उनमें, तो ऊर्जा और बढ़े और वो प्रदेश की बेहतर सेवा करते रहें, यही मेरी शुभकामना है। आपने जो भी आपके कार्यकाल में जो भी आयोग बनाए थे, जो भी एक सुविधाएं चालू करी थी, उसमें बहुत सारी योजनाओं में नेस्तनाबूद वाली स्थिति हो गई है। जैसे सामान्य वर्ग का आयोग गठित करा था आपने, कल मैंने मंत्री जी से पूछा लेकिन जवाब नहीं मिला। तो वो 2 साल से सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं है, कोई। अब वो तो जवाब मंत्री जी ही देंगे। अब दिग्विजय सिंह पे शशि थरूर ने भी उनका वो किया है, समर्थन किया है। जो दिग्विजय सिंह ने आरएसएस वाला जो कहा है, ये ना संगठन मजबूत होना चाहिए। जो दिग्विजय सिंह जो बात कह रहे हैं वही शशि थरूर ने भी उसका। और अब कांग्रेस में 2 तो इसमें मुझे क्या कहना है, या तो दिग्विजय जी से पूछिए, शशि थरूर से पूछिए। मैं तो दिग्विजय सिंह की तारीफ कर रहे हैं सर, तारीफ क्यों कर रहे हैं दिग्विजय सिंह? संघ की तारीफ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से ऑफर मिल सके दिग्विजय सिंह को, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहता, अपने बुद्धि और विवेक से काम करते हैं। क्या उन्हें बीजेपी में आ जाना चाहिए? कांग्रेस में आउटडेटेड हो गए। रोजगार गारंटी कैसे सुनिश्चित करेंगे? आपकी जो नई योजना है इसमें निश्चित समय अवधि की जो रोजगार गारंटी की बात सरकार कर रही है, वो कानून में ही सुनिश्चित की गई है कि रोजगार देना पड़ेगा, नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ते का पुख्ता प्रावधान है। शिवराज जी, मध्य प्रदेश गान भी बंद हो गया आपके जाने के बाद। मध्य प्रदेश गान तो होता रहना चाहिए, होना ही चाहिए रेगुलर रूप से, क्योंकि चल रहा है सरकार का अभी प्रेस वार्ताओं का, उसमें 2 साल की ही उपलब्धियां आ रही हैं, ऐसा क्यों? इसलिए कि नई सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं, तो जो सरकार आती है वो उनका जितना कार्यकाल होता है उसको बताती है, उसमें क्या दिक्कत की बात है। अब वो 50 साल का थोड़ी बताएगी कि उनने ये किया और उनने ये किया। सर, मनरेगा में जैसे फर्जी मास्टर रोल जो होते थे, तो क्या इस योजना में इसका प्रावधान नहीं हो? इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये प्रयास किया है कि इस तरह की गड़बड़ न हो पाए। ठीक है, शिवराज जी, जी राम जी जो नाम रखा गया है, अब जयराम जी की। अच्छा, ऐसा। तो आप देख रहे थे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जिन्होंने बताया कि कैसे विकसित भारत जी राम जी जो है, इसके तहत न सिर्फ 100 दिन की बजाय अब 125 दिन जो रोजगार की गारंटी मिल रही है, और अगर रोजगार की नहीं मिलता तो उसके बाद बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है। तकनीकी रूप से जो डेटा है उसको पूरी तरीके से पारदर्शी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि कैसे इससे पहले मनरेगा योजना की अगर बात की जाए, जिसमें एक बड़ी धनराशि जो है वो प्रस्तावित की जाती थी, उसका प्रावधान रखा जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी विकास के नाम पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता था। साथ ही यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब जो है अगर हमें विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करना है तो उससे पहले विकसित गाँव का निर्माण हमें करना होगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि हर एक गाँव तक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पहुँचे। और इसी कड़ी में जो विकसित भारत जी राम जी है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बुलेटिन में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वो सिर्फ एक अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, कैसी बनी चाय? सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHP+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH थिंकर्स मसाला। मसाले सच MDH। पुलिस? मिस सीमा जी,
अभी पुलिस स्टेशन आइए। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डी न्यूज पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास में आज एक नया अध्याय लिखा गया। भारत में बना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का नया और एडवांस नागरिक संस्करण ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन आज पहली बार उड़ता हुआ नजर आया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंचरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को झंडी दिखाई। इससे पहले बेंगलुरु में HAL के हेलीकॉप्टर डिवीजन में अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर ध्रुव की आप बता दें यहाँ पर विधिवत रूप से यहाँ पर पूजा अर्चना भी हमें देखने को मिली। राममोहन नायडू ने हेलीकॉप्टर के सुरक्षा पैमानों का भी जायजा लिया। यह स्वदेशी हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने विकसित किया है। 6 से 14 सीटों वाला ये हेलीकॉप्टर पर्यटन, VIP परिवहन, आपदा और बाढ़ प्रबंधन के साथ समुद्री अभियानों जैसे नागरिक कार्यों में सक्षम होगा। ध्रुव NG भारतीय सेना के लिए पहले से सफल साबित हो चुके एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी LH ध्रुव का एक नया और बेहतर वर्जन है। इसमें कई आधुनिक बदलाव किए गए हैं। इसमें स्वदेशी शक्तिशाली इंजन और नागरिक प्रमाणीकरण के लिए उन्नत सुविधाएं शामिल है। और वहीं रक्षा मंत्रालय ने देश की तीनों सेनाओं के युद्ध क्षमता को और अधिक मजबूत करने के लिए 79,000 करोड़ रुपए की बड़ी सैन्य खरीद को मंजूरी दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद यानी DAC द्वारा दी गई है। इस फैसले से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की सामरिक और तकनीकी ताकत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। आप बता दें, सेना के लिए लंबी दूरी के रॉकेट और मिसाइलों की खरीद को इसके जरिए स्वीकृति दी गई है। रक्षा खरीद परिषद जिसने इन तमाम प्रस्तावों को हरी झंडी यहाँ दी। सेना के लिए लंबी दूरी के रॉकेट और मिसाइल जो हैं वो और खरीदे जाएंगे। इसके साथ साथ उन्नत रडार प्रणालियां जो हैं उनकी खरीद को भी इसके ज़रिए मंजूरी मिली है। साथ ही अगर बात की जाए कम ऊंचाई वाले उड़ने वाले ड्रोन और मानव रहित ड्रोन हैं उनकी निगरानी भी इसके ज़रिए बेहतर हो पाएगी। वहीं तोपखाना रेजिमेंटों के लिए लॉयटर म्यूनिशन प्रणाली का भी इसमें प्रावधान है। लॉयटर म्यूनिशन को आत्मघाती या विस्फोटक ड्रोन भी कहा जाता है। आपको बता दें, सेना के लिए हल्के रडार सिस्टम भी यहाँ मंजूर किए गए हैं। इसके साथ साथ और किस तरीके से रक्षा क्षेत्र को और मजबूती दी जा रही है। रडार सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन का पता लगाएंगे और पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट भी इसके जरिए अब खरीदे जाएंगे। एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली यानी MK2 को भी इसमें मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए HF सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो मैनपैक खरीदे जाएंगे। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मुंबई की, जहां भांडुप रेलवे स्टेशन के पास कल रात एक बड़ा हादसा हुआ। बेस्ट की एक बस ने रिवर्स करते समय कई लोगों को यहां कुचल दिया, जिसमें 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग अभी घायल बताए गए हैं। इस दुर्घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों। ये घटना रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। हादसे की सूचना फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम को मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस, बेस्ट के कर्मचारी और 108 एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे के वक्त बस में कई यात्री मौजूद थे।
बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। यह परीक्षण भारतीय सेना की एक युद्ध क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस रॉकेट का परीक्षण 120 किलोमीटर की मारक क्षमता के लिए किया गया। पिनाका LRGR-120 को डीआरडीओ की कई प्रयोगशालाओं ने मिलकर विकसित किया है। इसमें पुणे की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, हैदराबाद की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब और रिसर्च सेंटर शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लंबी दूरी की गाइडेड रॉकेट का सफल डिजाइन और विकास सशस्त्र बलों की क्षमताओं को और मजबूत करेगा। उन्होंने इसे एक गेम चेंजर बताया। और आइए बुलेटिन में बात कर लेते हैं सर्दी को लेकर भी। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा फिलहाल देखने को मिल रहा है। खासतौर पर हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम हुई। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आई। साथ ही लोगों को इसकी वजह से यातायात में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट में भी कोहरे के चलते कई उड़ानें प्रभावित हुईं। उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 3 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज किए जाने का अनुमान जताया गया है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ ग्वालियर में आज सुबह से ही घना कोहरा नजर आया। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने के कारण लोगों की दैनिक गतिविधियां प्रभावित हुई। उत्तर प्रदेश की भी अगर बात करें तो यहाँ पर आगरा में शीतलहर के चलते आपको बता दें न सिर्फ शीतलहर का असर देखने को मिला, इसके साथ साथ घना कोहरा भी यहाँ छाया रहा। कोहरे के कारण ताज व्यू पॉइंट से ताजमहल फिलहाल नजर नहीं आ रहा था। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ऐतिहासिक घंटाघर पर कड़ाके की ठंड के बीच पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आए सैलानियों ने घाटी के सुहावने मौसम का जमकर लुत्फ उठाया। घने कोहरे और सर्द हवाओं के बावजूद पर्यटकों में भारी उत्साह यहां देखने को मिल रहा है। सैलानियों ने स्थानीय लोगों की मेहमान नवाजी और कश्मीर की खूबसूरती की सराहना की। पर्यटकों की अगर बात की जाए तो गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी वो पहुंच रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि कश्मीर की गुलाबी ठंड का अनुभव करने के लिए सभी को एक बार यहां जरूर आना चाहिए। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है इस टाइम और अभी स्नोफॉल पड़ने के भी चांसेस है। सबको यहाँ आना चाहिए। मैं सबको रिकमेंड करूंगा, सबको एक दफा कश्मीर विजिट करना चाहिए जरूर। ठंड अच्छा है, अभी थोड़ा नॉर्मल है लेकिन थोड़ा कुछ दिन के बाद ज्यादा होगा। अभी इधर कम है। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ घंटाघर पर और बहुत गुलाबी ठंड है कश्मीर की और पूरा कश्मीर ही बहुत अच्छा है, सुनहरा मौसम है। और नए साल से ठीक पहले जम्मू के कटरा में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। बेस कैंप और यात्रा ट्रैक पर लंबी कतारें लगीं। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। श्रद्धालु उत्साह के साथ माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तो नए साल से पहले और नए साल पे बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और अब अगर अभी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लंबी कतारें जो हैं ना सिर्फ बेस कैंप बल्कि जो भवन मार्ग है उसमें भी यहाँ नजर आई। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है और खासतौर से इन दिनों बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो जम्मू कश्मीर भी जा रहे हैं और सर्दी और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नए साल का जश्न मनाने पहुंचे सैलानी गुलमर्ग से लेकर सोनमर्ग तक बर्फ की सफ़ेद चादरों के बीच जमकर मस्ती कर रहे हैं। ऐसे में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सड़क मार्ग पर पेट्रोलिंग और जांच बढ़ा दी गई है ताकि यात्रा करने वाले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनकर उभर रहा है। इस साल प्रदेश की अगर बात की जाए तो 137 करोड़ से अधिक पर्यटकों के आगमन के साथ यूपी ने घरेलू पर्यटन में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि में प्रयागराज में आयोजित भव्य महाकुंभ का विशेष योगदान रहा, जहां 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के विकास ने भी पर्यटकों को बड़ी संख्या में आकर्षित किया है। प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन सुविधाओं, परिवहन और सुरक्षा में किए गए सुधारों का असर जमीनी स्तर पर भी दिख रहा है।
इसके साथ ही पर्यटन नीति के तहत 37,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह अभूतपूर्व वृद्धि न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ा रही है। वर्ष 2025 की अगर बात की जाए तो यह बदलते भारत के विकास की कहानी का एक ऐसा साल रहा जिसे सिर्फ देखा नहीं गया बल्कि महसूस किया गया, क्योंकि ये साल था सड़कों की रफ्तार का, रेलवे की बुलंदियों का और भारत की वैश्विक उड़ान का। जी हां, ये साल था भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का। पिछले एक दशक में सरकार ने विकास को प्राथमिकता देते हुए आमजन के जीवन को सुगम बनाने के लिए हर स्तर पर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसकी मानगी साल 2025 में भी देखने को मिली। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का संदेश साफ था, देश की रफ्तार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से तय होगी। इसी वजह से केंद्रीय बजट 2025-26 में बुनियादी ढांचे के लिए 11,21,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया गया, यानी जीडीपी का करीब 3.1% सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे नेटवर्क ने वर्ष 2025 में कई कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। वर्ष 2025 में 4,300 किलोमीटर से अधिक नए रेलवे नेटवर्क को मंजूरी मिली। आजादी के बाद पहली बार आइजोल राष्ट्रीय रेल नेटवर्क के साथ जुड़ा। इस दौरान बैराबी सैरांग रेलवे लाइन पूर्वोत्तर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही। वर्ष 2025 में ही पहली बार जम्मू से श्रीनगर तक सीधे रेल कनेक्टिविटी मिली। मल्टी ट्रैकिंग और 99% से अधिक रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ। पीएम मोदी ने 2025 में ही 18 राज्यों के 86 जिलों में 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया। चेनाब रेल ब्रिज की बात करें तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस परियोजना से हर मौसम में देश के बाकी हिस्सों से कश्मीर घाटी हमेशा जुड़ी रहेगी। साथ ही रामेश्वरम स्थित नया पम्बन रेल ब्रिज, जो कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। साथ ही अंजी ब्रिज की बात करें तो यह भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। शहरी क्षेत्रों में मेट्रो नेटवर्क की बात की जाए तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। देश भर में 26 शहरों में मेट्रो सेवाएं अब संचालित हो रही हैं। भारत का मेट्रो नेटवर्क 2014 में 248 किलोमीटर से बढ़कर 2025 में 1013 किलोमीटर हो गया है। इसके साथ ही देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बढ़कर वर्तमान में 1,46,560 किलोमीटर हो गई है। 4 लेन और उससे अधिक चौड़ाई वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1.4 गुना बढ़कर 43,512 किलोमीटर तक पहुंच गई है। एविएशन सेक्टर ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से एक नई उड़ान भरी है। वर्ष 2025 में टियर 2 और टियर 3 शहरों, साथ ही दूर दराज क्षेत्रों को भी हवाई कनेक्टिविटी मिली, जिससे व्यापार, पर्यटन, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए। वर्ष 2014 में देश में महज 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे। 2025 में संख्या बढ़कर 164 हो गई है। वर्ष 2025 में पोर्ट और शिपिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से भारत अपने बंदरगाह को आधुनिक, टिकाऊ और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 8,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विजिजम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी वाला बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया। 2025 में हमने देखा सड़कें दूरियां घटा रही हैं, रेल पहाड़ों को पार कर रही हैं, एविएशन और पोर्ट भारत को दुनिया से जोड़ रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में नया भारत सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें सच करके दिखाता है। और आपको बता दें, लंबे समय से विवाद चल रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का आज निधन हो गया। आपको बता दें, बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रमुख राजनेता और देश की पूर्व प्रधानमंत्री थी। वे बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी थी। पति की मौत के बाद खालिदा जिया सक्रिय राजनीति में आई। उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का नेतृत्व संभाला। बीएनपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनका निधन सुबह करीब 6 बजे की नमाज के ठीक बाद हुआ। इस समय बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल है। देश में आम चुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसमें भाग लेने के लिए खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान करीब 17 सालों के बाद देश लौट चुके हैं।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। खालिदा जिया के योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पुरानी तस्वीरों को साझा करते हुए कहा कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश के विकास के साथ साथ भारत बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। उनके परिवार और बांग्लादेश के सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर बांग्लादेश के विकास के साथ साथ भारत बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मुझे 2015 में ढाका में उनसे हुई अपनी गर्मजोशी भरी मुलाकात याद है। हमें उम्मीद है कि उनकी सोच और विरासत हमारी साझेदारी को आगे भी राह दिखाती रहेगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल या परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करता है तो अमेरिका उस पर और बड़ा हमला कर सकता है। फ्लोरिडा के मार-ए-लागो स्टेट में इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने बताया कि उन्हें संकेत मिल रहे हैं कि तेहरान अपने हथियार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने हमास को भी आगाह किया कि यदि उसने हथियार नहीं डाले तो उसे गंभीर परिणाम झेलने पड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गाजा में सीजफायर के मुद्दे पर अमेरिका और इजराइल के बीच बड़े स्तर पर कोई मतभेद नहीं है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने स्पष्ट किया कि उन्हें इजराइल की कार्रवाइयों पर कोई चिंता नहीं है। ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन तेहरान की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल टकराव नहीं चाहता, लेकिन ईरान की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए है। और बात क्रिकेट की, आपको बता दें भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने सीरीज के पहले 4 मैच जीतकर सीरीज में 4-0 की अजय बढ़त बना रखी है। भारतीय टीम का इरादा 5वां मैच भी जीतकर सीरीज क्लीन स्वीप करने पर होगा। वहीं श्रीलंका की टीम आखिरी मैच जीतकर सीरीज का अंत जीत के साथ करना चाहेगी। 30 दिसंबर 2016 वो दिन जब डिजिटल क्रांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो बीज बोया जो आज वटवृक्ष बन चुका है। 135 मिलियन ट्रांजिशन के साथ भीम ऐप आज भारत की डिजिटल क्रांति का चेहरा बन चुका है। भीम ऐप ने 1 दशक का सफर पूरा कर लिया है, जिसमें कई ऐतिहासिक पल भी आए। आइए देखते हैं तमाम ये खास पल हमारे इस रिपोर्ट में, लेकिन मुझे दीजिए अनुमति, आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार। डिजिटल क्रांति आज दुनिया में भारत की नई पहचान बन चुका है। यूपीआई के 45 करोड़ से भी अधिक उपयोगकर्ता इसकी एक बानगी भर हैं। इस सफर में भीम ऐप की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2016 में लॉन्च होने के बाद आज गूगल प्ले स्टोर पर भीम ऐप के 10 करोड़ से भी अधिक डाउनलोड्स हैं, जो इसकी लोकप्रियता की गवाही दे रहे हैं। पूरे भारत में यूपीआई के 45 करोड़ से भी अधिक उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा भीम ऐप का इस्तेमाल करता है। यह ऐप अब 20 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे ग्रामीण भारत में इसकी पहुंच बढ़ी है। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों भीम ऐप इतना खास है। तेजी से ट्रांसफर यानी पैसे तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं। मल्टी बैंक लिंकेज 680 से भी अधिक बैंकों को जोड़ सकते हैं, जिससे लोग आसानी से भुगतान कर सकते हैं। सुरक्षा, इसमें 3 लेवल ऑथेंटिफिकेशन होता है, जो इसे अत्यंत सुरक्षित बनाती है। ऑफलाइन सुविधा, इंटरनेट ना होने पर भी *99# डायल करके इसका उपयोग किया जा सकता है। QR कोड, दुकानदारों को भुगतान करने के लिए स्कैन एंड पे की सुविधा उपलब्ध है। भीम ऐप आज गांव-गांव तक डिजिटल इंडिया की पहचान बन चुका है। ऑफलाइन सुविधा यानी बिना इंटरनेट के भी भुगतान होने से ग्रामीण इलाकों में लोगों को काफी मदद मिली, खासकर उन इलाकों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित हो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। वैश्विक डिजिटल पेमेंट्स में इसकी हिस्सेदारी करीब 49% है। इस मामले में भारत ने ब्राजील, थाईलैंड, चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। इस सफलता के पीछे भीम ऐप का रोल काफी अहम है। डिजिटल इंडिया में भीम ऐप की भूमिका, वित्तीय समावेशन यानी भीम ऐप ने बैंकिंग सेवाओं को उन लोगों तक पहुंचाया है जो पारंपरिक बैंकिंग से दूर थे। सरल इंटरफेस और कई भारतीय भाषाओं में उपलब्धता के कारण
ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी अब आसानी से डिजिटल भुगतान कर रहे हैं। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी, इससे अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है और काले धन व भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिली है। कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा, डिजिटल इंडिया का एक बड़ा हिस्सा कैशलेस व्यवस्था बनाना है। भीम ऐप ने छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े शोरूम तक डिजिटल भुगतान को इतना आसान बना दिया कि अब जेब से नकदी रखने की आवश्यकता कम हो गई है। लागत में कमी, नकद छापने, उसे सुरक्षित रखने और परिवहन करने में सरकार का काफी खर्च होता है। डिजिटल भुगतान को अपनाकर देश इन खर्चों को कम कर रहा है, जो सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। नई तकनीक, हाल ही में लॉन्च हुए भीम 3.0 ने डिजिटल इंडिया को और आधुनिक बनाया है। इसमें फैमिली मोड और स्पेंड एनालिटिक्स जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं, जो आम नागरिक को बेहतर वित्तीय प्रबंधन में मदद करते हैं। भीम ऐप केवल एक भुगतान ऐप नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया की दिशा में एक सशक्त कदम है। इसमें बैंकिंग को अंगूठे पर ला दिया गया है, जिससे देश के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति भी आधुनिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।